रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी सनातन के खिलाफ षड्यंत्र और कट्टरपंथियों का मुजाहिद तंत्र। हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है और टारगेट बनाया जा रहा है हिंदू बहन बेटियों को। कहीं प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो कहीं भारत की धरती में हिंदू धर्म गुरुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और उनकी किलिंग का नापाक मंसूबा पल रहा है। कहीं कट्टरपंथियों का मुजाहिद तंत्र तैयार हो रहा है, तो कहीं सनातन के खिलाफ मुजाहिदीन आर्मी बनाई जा रही है। लेकिन अब इन जिहादियों पर एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी साजिश को विफल करते हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो मुजाहिदीन आर्मी नाम से संगठन बनाकर हिंसक जिहाद के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे। एटीएस को शक है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइजेशन फैला रहे थे और विवादित बयानों से चर्चाओं में रहने वाले बड़े हिंदू धर्म गुरुओं की टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। लेकिन अब ये जिहादी किसी भी नापाक मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद एटीएस जल्द ही आरोपियों को कस्टडी डिमांड में लेकर गहन पूछताछ करेगी, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। वहीं इस बीच बीजेपी विधायक ने एक बयान में भी सनातन के खिलाफ षड्यंत्र को उजागर किया है। बीजेपी विधायक सुशील शाक्य का आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए लगाया जाता है। इन युवाओं से कहा जाता है कि वो हिंदू लड़कियों को फंसाएं और इसमें सफल होने पर उन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा उन्होंने इस मामले में फंडिंग का जिक्र करते हुए कहा है कि साल में यदि एक हिंदू युवती फंसती है तो 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र के पीछे है कौन, जो साजिशों के जाल बुन रहा है? आखिर कौन फंडिंग के जरिए नापाक मंसूबों को बल दे रहा है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान यहां पर आपको सुनवाते हैं, फिर कुछ सवाल भी हमारे होंगे और फिर मेहमानों से सीधे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। युवकों को योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाता है कि हिंदुओं की युवतियों को फांस के लाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, और जो उनको 5 लाख से 10 लाख 15 लाख रुपए तक इनाम दिया जाता है। और उस लालच में वो मुस्लिम लड़के, उन्होंने अपना व्यवसाय बना रखा है। अगर साल में एक भी फंस गई तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, ये उनका रोजगार है। लेकिन वो सावधान हो जाए, अब उस पर भी बड़ा सख्त कार्रवाई होने वाली है। निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई सभा के द्वारा जिस प्रकार हिंदू गरीब दलितों का धर्मांतर कराया जा रहा है, इलाके निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई निगोहा नगराम मोहनलालगंज में धर्मांतर करा रही है चंगाई सभा। चंगाई तो कुछ सवाल भी है यहाँ पर, वो सवाल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने की साजिश रची जा रही है। क्या मिशन सेट है? हिंदू लड़कियां टारगेट हैं। प्रोपेगेंडा और फंडिंग का खेल, हिंदू टारगेट। पाक संगठन से कनेक्शन, किसका षड्यंत्र? संतों की टारगेट किलिंग, कौन कर रहा है इसकी प्लानिंग? तो यहां पर संतों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें टारगेट करके मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एटीएस ने 5 ऐसे ही संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद इस पूरे कनेक्शन का भांडाफोड़ हो सकेगा। संतों की टारगेट किलिंग, कौन कर रहा है प्लानिंग?
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी उनके पास है। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि एटीएस की अब जो तलवार है वो इन पर तो लटकी हुई है, इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, प्रॉपर इनसे पूछताछ भी होगी, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से एटीएस ने गिरफ्तारियां किया है, इसमें मामला है विदेशी फंडिंग का, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहे थे जिसके जरिए दूसरे धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म के अलावा जो धर्म हैं उनके धर्म गुरुओं के ऊपर हमला करना था, उनकी हत्या करना था। इसकी साजिश की जा रही थी और इसकी प्लानिंग का भंडाफोड़ एटीएस ने किया है, क्योंकि लगातार एटीएस उन सारे उपद्रवियों को जो राज्य के लिए खतरा हैं और उत्तर प्रदेश में किसी तरीके की सुनियोजित योजना बना रहे हैं, उस पर लगातार मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे रहते हैं और बहुत सारे इनपुट उन आतंकियों से या उन आरोपियों से निकलकर सामने आते हैं जो पहले गिरफ्तार किए गए हैं, वो जेल में रहते हैं, समय समय पर उनसे पूछताछ की जाती है। तो पूरे नेटवर्क पर निगाह रहती है खुफिया एजेंसियों की। कभी कभी खुफिया एजेंसियों से भी एटीएस को सूचनाएं मिलती हैं, आईबी है, राह है, इन सारी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से भी इनपुट दिया जाता है। तो इसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। जो ये युवक पकड़े गए हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसे प्रूफ दिए हैं, कुछ ऐसे इनके पास से सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता यानी कि किसी धर्म गुरु को निशाना बनाने वाले थे, और जिससे एक बड़ा उपद्रव होता, एक कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती सामने आती, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार काम कर रहा है, यहाँ पर किसी तरीके के दंगे ना हो और कोई सांप्रदायिक तनाव ना पैदा हो, इसको लेकर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, और आने वाले दिनों में इनके और जो साथी हैं, इनके और सहयोगी हैं, इनको फंड करने वाले और इनको संरक्षण देने वाले, उन पर भी एटीएस अपना शिकंजा कसेगी, वो भी गिरफ्त में आएंगे। तो इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा, कि जितने भी मॉड्यूल हों, चाहे वो धर्म परिवर्तन के हों, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हों, चाहे कोई हत्या की साजिश रच रहे हों, सब पर नकेल कसा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में सौहार्द बना रहे, कानून व्यवस्था का राज हो। इसमें किसी भी धर्म जात के लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कानून विरोधी काम कर रहे हैं, उनको उसी नज़रिए से जो है तमाम एजेंसियां देख रही हैं, प्रशासन देख रहा है और पुलिस देख रही है। तो इस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसमें और गिरफ्तारियां होंगी, इनके और मॉड्यूल को, और जो छुपे हुए हैं स्लीपर सेल टाइप के लोग रहते हैं, काम करते हैं, समय आने पर इनकी फंडिंग करते हैं और उनको टारगेट दिया जाता है, इन सारी चीज़ों पर भी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसका और बड़ा खुलासा होगा और इनके जो आका हैं, जो फंडिंग करते हैं, उन तक पहुंचेगी। बिल्कुल नरेंद्र, इनके तार कहां तक जुड़े हैं, जड़ कितनी गहरी है, इन तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है एटीएस की, इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। मेहमानों से एक एक करके परिचय करवाते हैं। नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विष्णुदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिल जी बहुत स्वागत आपका। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। शोएब जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राकेश जी बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले महाराज जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मामला हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर आ गया है, उनके टारगेट किलिंग को लेकर आ गया है। तो महाराज जी सबसे पहले तो इस पर आपकी राय क्या है, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि सनातन के खिलाफ लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? एक पैटर्न के तौर पर हम इन चीजों को देख रहे हैं, जहां पहले महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है, अब हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू संत हो गए, धर्म गुरु हो गए, हिंदू बहन बेटियां हो गई, इनको टारगेट करने का एक पैटर्न बन गया है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अपमानी। जिस तरह लगातार संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर के कट्टरपंथी जिहादी अपने कार्य में लगे हुए जी,
उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में कट्टरपंथियों को बहुत बड़ी साजिश हो रहा है साधु संतों के खिलाफ और हमारी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ। बताना चाहता हूं कि जिस तरह आज के समय जो कुछ मौलाना हैं वो 4 बच्चों को इकट्ठा रहे हैं कर भड़काऊ बयान देते हैं, जिनके मस्तिष्क पर, जिनकी विचारधारा पर एक कट्टर जिहादी उत्पन्न होता है। और उनका मकसद क्या होता है कि पहले धर्म गुरुओं को अटैक होकर उनका एक ही मकसद होता है, दूसरा संस्कृति सनातन धर्म को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। जिस तरह कट्टरपंथी जिहादी एक अपने आप को सनातनी बताने में लगे रहते हैं, कभी कलावा पहनते हैं, कभी चंदन लगाते हैं, गांव-गांव में घुसते हैं, कभी साधु भेष में भी घुसते हैं, क्योंकि ये सनातन को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या के लिए। कभी कट्टरपंथी जिहादी अचला पहनते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं और किसी मठ मंदिर में घुसते हैं और साधु महात्मों का देते हैं कत्ल कर। इस तरह अपराधी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और ठीक है। कोई भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ठीक है, मगर वो शोएब भूल सिद्दीकी चुके जी। हैं, वो भूल चुके हैं कि सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है। और जो संविधान कानून को नहीं मानता है, वो चाहे कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के मौलाना हो, कोई भी हो, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। जब योगी सरकार का डंडा बरसेगा ना ऐसे अपराधियों पर, तब भूल जाएंगे ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है। चलिए, योगी ठीक है महाराज के जी। सरकार में अगर सनातनियों को परेशान किया जाएगा, हिंदू धर्मों के खिलाफ इस तरह क्रियाकलाप हो रहा है, तो हमको लोगों को पूर्ण विश्वास है, हम लोग भयभीत चलिए, नहीं हैं। ठीक है हमको महाराज जी। लोगों को विश्वास है ठीक है, कि चलिए मैं योगी लौटूंगी राज आपके पास। में अगर ठीक है, सनातन आएंगे के वापस साथ आपके कोई पास। खिलवाड़ शोएब करेगा तो सिद्दीकी जी से नहीं। एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। शोएब सिद्दीकी जी, अब तो ये तमाम चीजें खुल के सामने आ रही हैं, आखिर किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? इसके पीछे का जो पूरा प्रोपोगेंडा है वो आप किस तरह से समझ रहे हैं? दर्शकों को किस तरह से आसान भाषा में आप समझा पाएंगे कि हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है अब यहाँ पे? और ये चीजें जब इस तरह से खुल के सामने आती है तो सर फिर मुस्लिम समाज को भी तो ऐसे कट्टरपंथियों को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, आपके समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सही कही है। इस तरह की जो बात सामने मंजरेआम पर आई है, देखिए अभी आइलम मोहम्मद पे ही मामला चल रहा था, दूसरा मामला धर्मांतरण पे भी जहांगीर बाबा पे चला, लेकिन अभी नई बात आ गई, एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा। इसमें देखिए बारीकी बात यह है कि एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जाहिर सी बात उनसे पूछताछ चल रही होगी, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या मंशा है, इस तरह की बात जो मंजरेआम पे आनी चाहिए। और जाहिर सी बात देखिए, किसी भी मजहब में किसी भी मजहब को तब्दील करने में कोई जो बातें आई हैं जबरदस्ती कहीं किसी मजहब में नहीं है। और जाहिर सी बात है इस तरह के जो मामले आए हैं उस पर हमारी एटीएस जो है एक्टिव है, काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। कोई भी धर्म हो, मैंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो, कभी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया किसी धर्म का कि एक धर्म की बात हो। अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर लड़की मुस्लिम हो या हिंदू हो, लड़का मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर इस तरह का कम्बिनेशन बन के कोई मामला होता धर्मांतरण वाला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये मुल्क जो है संविधान चलता, सबके मामले एक आते। अभी हमारे धर्मगुरु बैठे ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ जो है जो जुमलेबाजी होती है तो लोग करते टारगेट को, तो ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो हर समुदाय में कहीं ना कहीं 2-4 लोग होते हैं, हर पार्टी 2-4 लोग होते हैं जो अपनी डायलॉग बाजी के लिए जाने जाते हैं, और वो कुछ बयान ऐसे दे देते हैं जिससे ऊपर आके उस पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को सफाई देना पड़ती है कि उनका अपना बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो इस
बात को तो मैं बहुत क्लियर नहीं ले लूंगा, लेकिन हाँ, ये जो मामला हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ से देखिए, ऐसी बात है, धर्म गुरु कहते, बहुत अच्छी बात है आपने कही। मैं आपके साथ हूँ, लब्बैक हूँ। मैंने हमेशा कहा कि एक चिराग जलने तो 100 चिराग जलते हैं। मैं आपके नेशनल चैनल से बात कह रहा हूँ कि गलत है, और इनके पीछे जिनके हाथ है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि लिबास पहन पहन के लोग जाते हैं, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप देखें तो कई मामले मैडम ऐसे निकल के आए कि कई समुदाय के लोगों ने लिबास पहन के दूसरे समुदाय में मुदाखलत करी, और कई मामले सामने आए। लोग चूंकि माजी आदमी भूल जाता है, मुस्तकबिल को याद करता है। तो ऐसा नहीं है, हर समुदाय में चंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरा समुदाय या पूरी पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त है, वो बहुत सख्ती से पेश आएंगे। एटीएस ने छापा मारा, बिल्कुल दौड़ को पकड़ा है। और मेरी गुजारिश की निष्पक्ष जांच की जाए, और जो दोषी उनको बख्शा ना जाए। जिस ठीक है, तरह के ठीक है आगे आने शोएब जी, वाले क्योंकि वक्तों में देखिए पूरे जो समुदाय को शर्मिंदगी का एक सामना एक करना होते पड़ेगा। हैं बड़बोले लोग जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, खुद तो लाइमलाइट में आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, 4 दिन की चांदनी टाइप, लेकिन फिर उनके बयानों से इन्फ्लुएंस होके लोग जो सड़कों पर उतरते हैं, फिर उनका हाल बरेली जैसा होता है। खैर, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम चर्चा इस पूरे विषय को लेकर करते हैं। गोयल साहब, आप किस तरह से इन पूरे चीजों को देख रहे हैं? क्या आपका इस पर रिएक्शन है, और ये चीजें क्यों अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है? कार्रवाई हो रही है इसीलिए ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं, या इसके पीछे कोई और रीजन है? क्योंकि 5 ऐसे संदिग्धों को पकड़ा गया है, उनका पकड़ा जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका होना, उनका एग्जिस्ट होना, ये बहुत बड़ी बात है, उनके पकड़े जाने से भी ज्यादा। अनिल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, आपका माइक म्यूट है। अब आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर, बोलिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि चाहे छांगुर बाबा हों, ये जो बिल्कुल नेटवर्क चलाया जा रहा है, प्लानिंग से चलाया जा रहा है, मोटी मोटी रकम दे करके एक बिजनेस के रूप में चलाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर गलत है। उसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम। सिद्दीकी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मेरा एक स्पष्ट मानना है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो सभी समुदाय के, सभी धर्मों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। गलत लोगों का जो भी गलत लोग हैं, वो कलावा बांध करके, चंदन लगा करके, साधु का भेष भर करके, अपना नाम बदल करके जिस तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनकी सभी समाज के लोगों ने, मतलब अगर वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति तो मुस्लिम समाज के लोगों, धर्म गुरुओं को भी आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो गलत कह रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। तभी देश के अंदर एक लोकतंत्र बन पाएगा, मजबूत देश खड़ा हो पाएगा। आज हम जब गलत लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं या गलत लोगों के साथ तर्क कुतर्क करने लगते हैं, तो उनको बढ़ावा मिलता है। गलती को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और चाहे ये मतलब लोगों को मुसलमान बनाने का मामला हो, बेटियों को, चाहे ईसाई बनाने का मामला हो, धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, फरेब के साथ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ सरकार सख्त है, और सरकार पूरी सख्ती से कदम उठा रही है। सरकार के साथ साथ आम जनता को भी, सरकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को भी
इस बात पर आगे आने चाहिए कि जिस धर्म के लोग ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। तभी हम समाज में सुधार की बात कर सकते हैं। जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रह सकते हैं। जब हम मुसलमान भाइयों की गलती को गलती माने, हिंदू भाइयों की गलती को गलती माने। जहां हम पक्ष लेने लगते हैं, जहां हम चुप हो जाते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसके अंदर दिक्कत आती है। और मैं तो बड़ा इस तरीके से मुजाहिद आर्मी ये साजिश जो है वो 2 युवकों की गिरफ्तारी से साफ होता है कि यूपी को अस्थिर करने के लिए, धर्म गुरुओं को हत्या करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश हो रही है। और अब ये सीधे सीधे इसको आतंकवादी घटना मानना चाहिए और आतंकवादी घटना मान करके उसकी पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो ये सब हो रहा है, ठीक है गोयल प्लानिंग साहब, के साथ, एक्शन होना इस चाहिए और प्लानिंग देखिए को एक्शन हो रहा है और तभी ये चीजें इतनी ज्यादा खुल के सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं राकेश प्रजापति जी, एक बार उनका भी इस पूरे विषय पर पक्ष जान लेते हैं, उनका नजरिया क्या है। राकेश जी, 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी भी हो गई है और अब इनसे आगे पूछताछ की जाएगी। अभी तो कहा जा रहा है कि ये 5 है, कार्रवाई हो रही है इसीलिए इनको पकड़ा जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी तो 5 है, अभी तो ये और भी हो सकते हैं। और अभी जैसा गोयल साहब ने कहा कि हम एक दूसरे की गलती को गलती, एक दूसरे के सही काम को सही माने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल अपूर्वा जी, समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है। जिस तरीके से ये लोग पकड़े गए हैं, इनको संविधान के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके साथी जो बचे हुए हैं उनको भी पकड़ के सजा दी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनका पूरा नेटवर्क पकड़ा जाए, उस नेटवर्क के सारे लोगों को पकड़ा जाए। समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है। लेकिन अपूर्वा जी, शर्म इस बात की आती है, कभी भी भारत की मीडिया ये नहीं पूछती आखिर 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार चलती और भारत में 11 साल हो गए केंद्र में, और अब तो लोगों की डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन। कभी भी ये नहीं पूछा जाता आखिर ये आपकी इंटेलिजेंस, LIO, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, CBI, इंटेलिजेंस और बहुत सारी हमारी एजेंसियां होती हैं, वो आखिर कहाँ चली जाती हैं? जब ये सामने आ जाती है घटना तब तो सब ठीक है, उससे पहले किसी घटना के बारे में आखिर मुख्यमंत्री जी को, योगी बाबा जी को कैसे पता नहीं चल रहा है? विभाग के मंत्रियों को कैसे नहीं पता चल रहा है? क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं है पूरी तरीके से? चाहे वो झांगुर बाबा का केस रहा हो, चाहे ये आप फिरोजाबाद का केस रहा हो, चाहे पुलवामा का केस रहा हो, पहलगाम का केस रहा हो, गुरदासपुर का केस रहा हो, उरी का केस रहा हो, क्या हो रहा है इस देश के अंदर? लोग आते हैं, हमारे देश के 26 लोगों को मार करके पहलगाम में चले जाते हैं, इनकी एजेंसियां धरी की धरी रह जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। पुलवामा में इतनी घटना हो जाती है, 44 हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, इनकी एजेंसियों को पता ही नहीं चलता है। 250 किलोग्राम RDX कहाँ से आई आज तक नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला। किस तरीके की ये सरकार है, किस तरीके की ये, इस चीज को पूछिए ना इन लोगों से, ये मत पूछिए कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछना चाहिए ना इन लोगों को कि आखिर ये आपकी सरकार का फेल्योर है या नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछे ना, ये सरकार का फेल्योर नहीं है। अगर ये बात, अगर अब इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार होंगे, इसके लिए भी अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। लेकिन अब इसका दोषारोपण समाजवादी पार्टी पर नहीं करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए दोषी नेहरू जी नहीं है, इसके लिए दोषी आप लोगों को। 9 साल हो गए, थोड़ा बहुत समय नहीं हो गया आपको? 9 साल हो गए, 9 साल से आपकी सरकार है, 9 साल से आपके DM है, सारे DM आपके हैं। ठीक है राकेश जी,
ठीक है सर। देखिए CBI आपके तमाम सवालों को मैंने नोट किया है, आपके तमाम सवालों को नोट किया है। जब अनिल जी की बारी आएगी तो मैं ये तमाम सवाल उनके सामने रखूंगी, जवाब भी लूंगी उनसे, क्योंकि जब सरकार उनकी है तो जवाबदेही भी उनकी बनती है, जवाब देने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेती हूँ। नरेंद्र, अब जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, देखिए बार बार मुद्दा वही है कि आखिर ये आ कहां से रहे हैं, इनकी फंडिंग अगर विदेशों से हो रही है तो फिर उस लिंक को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है, वहां तक एटीएस कब पहुंचेगी, और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो उसके पीछे का भी क्या कारण है कि आखिर वो एक जो जड़ है वो हम जान पाए कि आखिर ये कहां से पनप रहे हैं और कैसे इनको यहां पर ये इतना फल फूल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से कई ऐसे संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। देखिए अपूर्वा, जांच एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार लगी हुई थी। अगर इस मामले की बात की जाए तो इसमें कोई नाकामी नहीं है, इसमें एटीएस को सफलता मिली है। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है किसी धर्मगुरु की हत्या करने की और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की, तो इसमें एजेंसी इस मामले में सफल रही है। बिना किसी घटना किए अगर आरोपियों को, साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया जाता है तो ये सफलता में आएगा। कोई घटना नहीं कर सके हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हुई भी हैं और उसमें एजेंसियां काम नहीं कर पाई, जो जिम्मेदारी थी वो नहीं हो पाया, घटनाएं भी हुई। लेकिन अगर बात की जाए इस तरीके के हमलों की, साजिशों की, तो ये प्लानिंग विदेशों से फंडिंग के जरिए होती है, जिसमें पड़ोसी मुल्क का नाम आता है, और विदेशों से फंडिंग भी होती है और बहुत से विदेशी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लगातार इस पे एजेंसियां काम करती हैं, खुफिया एजेंसियां इनपुट देती हैं और इस पर कार्रवाई की जाती है। अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंसियां फेल हैं, ये एजेंसियों की सफलता कहा जाएगा। जहां पे कार्रवाई नहीं हो पाती है, ये अपने अंजाम को देने में सफल हो जाते हैं, वहाँ एजेंसियों का फेलियर होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनके अंदर भय और दहशत पैदा किया जा रहा है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कभी साजिशकर्ता सफल होता है और कभी पुलिस सफल होती है, जांच एजेंसियां सफल होती हैं। तो ऐसे में अगर आंकड़ा देखा जाए, रेशियो अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश का ग्राफ सही रहा है। उन सारे इनपुट को खंगालते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं और कार्रवाई की गई है। कोई बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से किसी को फेल कहना अभी इस मामले में गलत होगा, क्योंकि अभी एजेंसियां काम करेंगी, उस सूत्रधार तक, उस साजिशकर्ता के, उस फंडिंग करने वाले के पास भी पहुंचेंगी। क्योंकि अगर 4 से 5 लोग पकड़े गए हैं तो निश्चित तौर पर उनको इनपुट देना होगा, सब कुछ बताना होगा। ऐसे में आगे कार्रवाई होगी और लोग पकड़े जाएंगे और पूरे जो मॉड्यूल है इसका, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक ही नहीं है, अनेकों लोग हैं, तरह तरह के अलग अलग लोग काम करते हैं, एक ही टीम नहीं काम करती, कई टीमें काम करती हैं। तो ऐसे में जांच एजेंसियों के पास, खुफिया एजेंसियों के पास एक चुनौती रहती है कि इनको घटना होने से पहले रोकना। जी बिल्कुल नरेंद्र, और इसे हम फेल्योर नहीं देख सकते, फेल्योर के तौर पर इसे देखना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। अगर ये गिरफ्तार हो रहे हैं, अगर ये एटीएस के हत्थे चढ़ रहे हैं, तो ये साफ अंदाजा है यहाँ पर कि एटीएस काम कर रही है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो बहुत मुस्तैद है और वो इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है कि ये पकड़े जा रहे हैं। आज 5 पकड़े गए हैं, कल अगर ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश में तो ये और भी पकड़े जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णुदास जी, क्योंकि अब यहाँ पर टारगेट तो शुरू से हिंदुओं को किया गया है, पहले बहन बेटियों को किया गया टारगेट, युवाओं को टारगेट किया गया है, अब हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिनका कद काफी बड़ा है, जो लगातार अपने बयानबाजियों को लेकर मीडिया में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। हिंदू समाज को अब संगठित होने की जरूरत है ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह ये धंधा चल रहा है, सनातन को बदनाम करने के लिए, धर्म गुरुओं को हत्या करने के लिए, हमारी बहन बेटियों को शिकार बनाने के लिए, ये अब ज्यादा चलने वाला नहीं। हम सभी साधु संतों से कहते हैं और जो देश दुनिया भर के साधु संत हैं, हिंदू मानस हैं, सबसे कहते हैं आप एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए और गांव गांव में, शहर शहर में जा करके सबको यह संदेश दीजिए
कि बहुरूपिया साधु भेष बना करके साधु के ही आश्रम में घुसकर साधु की हत्या रहे हैं कर हमारी बहन बेटियों को शिकार बनाने के लिए हिंदू बन रहे हैं। इनसे सावधान रहें। सभी भाई बहनों से, सभी साधु संतों से हमारा अपील है कि योगी की सरकार में हम लोगों को संविधान और कानून पर भरोसा है, मगर सभी लोगों को चेतवानी अवश्य देना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे साधु संतों का हत्या हो रहा है और लगातार ऐसे कट्टरपंथी जिहादी अपने काम में कामयाबी हो जा रहे हैं, उनके इस तरह अगर घटना हो रहा है तो सभी साधु संतों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होने के बाद वहां सभी गांव क्षेत्रों में जा करके संदेश देना चाहिए। इस तरह घटना अगर हो रहा है और लगातार हो रहा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसे लोगों को अगर सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग कर रहा हूं कि इस तरह अगर घटना कोई करता है तो उसको सीधे फांसी होनी चाहिए। कोई दया नहीं, कोई क्षमावान नहीं। हिंदुओं में एक कमी भी है ना, दयावान बन जाता है, क्षमावान है। संस्कृति सनातन धर्म सिखाता है क्षमावान दयावान। इसीलिए कट्टरपंथी जिहादी अपना फायदा उठा लेते हैं। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी हमारे साधु संतों का हत्या कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को शिकार बनाए, इसलिए इनको फांसी होना चाहिए। हमारी यही बार बार आपके चैनल से मैं ठीक है महाराज जी, मांग फांसी की मांग आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, मुजाहिदीन आर्मी नाम की इनका जो ये संगठन है, इन्होंने अपना ये संगठन बनाने की पूरी योजना बनाई, जिसका मकसद था देश में शरिया कानून लागू करना और लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करना। यानी ये बहुत बखूबी ये जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की सरकार लोकतंत्र के हिसाब से चुनी जाती है, और फिर इन्होंने वो अस्थिरता फैलाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी नाम की संगठन बनाने की इन्होंने अपनी साजिश रची, योजना बनाई। यानी इनका वार सीधे देश के लोकतंत्र पर था। जी जी, देखिए यहाँ पर बात जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए अगर जो तंजीमें जो बनती हैं वो अगर आप कहीं संगठनों में जाएं तो कई लोग अपने संगठन बना के इस तरह काम करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। क्योंकि होता क्या है, इनको एक माहौल बिगाड़ने की जरूरत पड़ती है। अगर आप धर्मांतरण की बात देखें तो अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो ये चीज बहुत ज्यादा ईसाइयों में बहुत थी। ईसाइयों ने बहुत ही जो है मुस्लिम और हिंदू सबको ईसाई बनाया, और खासकर ईसाइयों की नजर जो थी वो गरीब तबके पर ज्यादा रहती थी। जो गरीब उनको लालच नौकरी देते थे, मकान की देते थे, शादी ब्याह की देते थे, वो करते थे। अब आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल एटीएस ने बहुत अच्छा छापा मारा। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे जिनके हाथ है वो सामने मंदिराम पर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ी सी चूक प्रशासन की भी हुई कि जब आप देखिए झांगुर बाबा का ले लिए, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि डिबेट दूसरी रुख पर चली जाएगी, कि झांगुर बाबा भी एक छोटा सा इंसान था, कहाँ से कहाँ वो 40 मुल्कों को सफर कर लिया, और प्रशासन कहीं ना कहीं कमी रही। लेकिन एटीएस में कमी नहीं मानूंगा, जाहिर सी बात है वो चीज होने से पहले पकड़ ली गई। अब आप ये चीज आप देखिए कि जो बात आई है हकीकत है कि धर्म गुरु जो हैं, जो हर मजहब के धर्म गुरु हैं, उनको यहाँ पर मंदिर आम पर आना चाहिए और एक साथ मिलकर कम से कम लाइव डिबेट ना बैठे तो एक अपनी डिबेट देना चाहिए मीडिया के जरिए कि इस तरह के मामले ना किए जाएं, क्योंकि इस तरह के मामले करने से माहौल बिगड़ता है। और जाहिर सी बात, कोई भी समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय, चाहे मुसलमान समुदाय, चाहे ईसाई समुदाय हो, सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप ये देखिए, कोई भी हो, चाहे ये जो जिहादी हो जो आप कह रही हैं, कोई भी हो, अब आप देखिए एक आम आदमी की हत्याएं होती थी, यहाँ तक अब धर्म गुरु पे बात आ गई। तो ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को बहुत संज्ञान लेना चाहिए। चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू भाई का धर्म गुरु हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का पादरी हो, अगर धर्म गुरु तक ये बात आ गई है कि उनकी हत्या की साजिश रची आई, तो मैं समझता हूँ बहुत संगीन मामला है और इसको मुख्यमंत्री को बहुत सीरियस लेना चाहिए और इस पर जांच बैठानी चाहिए। और खासकर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई बयान देता, ठीक है, अगर कोई पार्टी में बयान देता है या कोई आम आदमी बयान देता है तो ऐसी बात नहीं, लोकतंत्र उसको अपने कहने का राइट है, लेकिन तरीके होते हैं। कभी कभी शोएब सिद्दीकी अपनी हद पार कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको मादत करके बात को बराबर कर लेते हैं। लेकिन ये हत्या की साजिश रचना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। इसको कम से कम मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश भी रहेगी, चूंकि दशहरा करीब है, चूंकि मैंने हमेशा ये बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब का हमेशा रहा। वक्ती कुछ बातें होती हैं, लेकिन इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इस पे कहीं ना कहीं
जो हाथ है उनको पकड़ने की जरूरत है, जो इस तरह के मामले हो रहे हैं। चलिए ठीक है शोएब जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल गोयल जी, जी कुछ जी। सवाल यहाँ पर राकेश प्रजापति जी के भी है कि इतने सालों से अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो फिर ये कहां से पनप रहे हैं, पहला सवाल उनका यहाँ पर है। और कुछ सवाल यहाँ पर मेरे भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये फेल्योर है, सिर्फ फेल्योर के तौर पर कैसे देख सकते हैं एटीएस का या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये पकड़े गए हैं, ये फेल्योर कैसे हो गया है यहाँ पर। दूसरी चीज, और यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं ये सोशल मीडिया के जरिए, ऑडियो वीडियो संदेश के जरिए ये अपना मैसेज पहुंचा रहे थे, लोगों को ये इकट्ठा कर रहे थे। इनका मकसद हिंदू धर्मगुरु, खास तौर पर जो अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं, उन पर टारगेट करना था, उनकी टारगेट किलिंग की ये प्लानिंग कर रहे थे। अब मोर्चा संभालिए अनिल जी और जवाब देते जाइए, सबसे पहले राकेश जी के सवाल के साथ ही। पूर्वा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले राकेश जी का ही जवाब दूंगा। पहली बात तो इन्होंने जांच एजेंसियों की फेलियर की बात, ये बिल्कुल 100% गलत है। जांच एजेंसियों ने निश्चित तौर पर घटना से पहले बहुत केस सुलझाए हैं, लोगों को पकड़ा है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से बची हैं, बड़े बड़े कांड होने से बचे हैं। इसलिए हमारी एटीएस है या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं पूरी सक्षमता से काम करती हैं। इन्होंने पहलगांव और पुलवामा की बात, अगर पहलगांव हुआ तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान ने अगर उनकी मदद करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके घर में मारा। चाहे उरी अटैक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हिंदुस्तान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो गलत है उसको जवाब दिया। और ये बात ठीक है, जो साजिश करने वाले होते हैं वो इक्का दुक्का वो कामयाब भी हो जाते हैं, हालांकि उसके बाद भी उनको सजा मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फेलियर का विषय है वो एक जो विपक्ष है, हमारे जो साथी बैठे हैं, मैं विपक्ष और हमारे कुछ संगठन वो योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, यानी उनकी सपोर्ट करना, बजाय इस बात के। सिद्दीकी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सिद्दीकी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे राजेश प्रजापति जी उसको कवर फाइलिंग दे रहे। चलिए, अनिल जी के ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, सीधे रुक करते हैं यहाँ पर राकेश प्रजापति जी का। राकेश जी, अब अगर हम बात इनके प्रोपोगेंडा और फंडिंग को लेकर करें तो देखिए विदेशी फंडिंग किस तरीके से रोकी जाए। जी 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 अनिल जी। मैं एक बात और कह सकता हूँ, जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है उसमें बिल्कुल ईसाई मशीनरी भी और मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन के लोग बड़े पैमाने पर परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायनों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश है। ये राजेश प्रजापति को और हमारी जो पार्टियां उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को अल्पसंख्यक करके आप राजनीति नहीं कर सकते। सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत होनी चाहिए। और यूपीएस ने जो गिरफ्तार करा है, उनने जो 2 हिंदू धर्म गुरुओं को हत्या की प्लानिंग करी है, ये मुजाहिद आर्मी ने ये योजना बनाई है, इसका भी भंडाफोड़ हमारी एटीएस ने करा। तो इसको इनको स्वीकार करना चाहिए कि हम किसी चीज से भी पीछे नहीं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ हमारी सरकार माफियावाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ है, सांप्रदायिक साजिश करने रचने वालों के खिलाफ है, और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं, सबको का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष, जैसे बरेली जैसे मुद्दों पर विपक्ष चुप है, लव जिहाद पर विपक्ष चुप है, तो ये कवर फायरिंग दे रहे हैं, वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि उनको इस पर बोलना चाहिए। क्या वोट बैंक के लालच में विपक्ष इतना गिर जाएगा? मतलब आप ये सोचने का विषय कि जहां देश की सुरक्षा का मामला हो वहां पर विपक्ष इतना गिर जाए और कवर फायरिंग देगा, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हमारा स्पष्ट प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज और संतों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ, हिंदू समाज और संत ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन जो गतिविधियां गलत होंगी, आतंकवादी गतिविधियां होंगी, माफियावाद की गतिविधियां होंगी, उनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। चलिए, और ये ठीक है विपक्ष को भी लेना चाहिए।
ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगी और आपके पास। दूसरा में जो मैं एक विषय जो धर्मांतरण है ना, जी जी और उनकी जो साजिश रच रहे हैं, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपकी टीवी चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश की जनता बिल्कुल शांतिपूर्वक रहे, चिंता ना करे। हम किसी भी आतंकवादी घटना को, किसी भी धर्मांतरण की घटना को, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमारे विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है तो करे। हमारा काम है देश को बचाना, प्रदेश को बचाना, इसको समृद्ध बनाना। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जब बात देश के मुद्दों को लेकर आ जाए, जब देश की सुरक्षा को लेकर जहां बात आ जाए, जहां पर देश के लोकतंत्र पर बात आ जाए, तो मुझे लगता है वहां पर पक्ष विपक्ष जैसा कुछ नहीं होता है। वहां पर देश सबका है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, देश सबका है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जैसी चीज को खत्म कर देना चाहिए, पक्ष विपक्ष जैसी चीज को खत्म कर देना चाहिए। सबका एक ही पक्ष, एक ही स्टैंड होना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम देश की बात करें। वहां से आतंकवाद को, माफियावाद को जड़ से खत्म करना ही एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, राकेश प्रजापति जी क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? और देखिए, अभी आपका जो तमाम सवाल था वो मैंने यहाँ पर अनिल गोयल जी के सामने रखा, उन्होंने जवाब भी दिया। और अब अगर हम इस पूरे विषय पर आए, इन 5 संदिग्धों को, इन कट्टरपंथियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये हिंसक साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यानी इन्होंने अपना टारगेट तो सेट कर रखा था, लेकिन उस टारगेट तक पहुंचने के लिए ये किन किन स्टेप से होकर गुजर रहे थे वो भी और खतरनाक है। ये सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे थे, इनका एक प्रोपेगेंडा था, जंगे जिहाद को ये बढ़ावा दे रहे थे। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे थे। आपने 10 बातें तो कह दी। पहले तो ये कहा कि तो हमारे धर्मगुरुओं को मानने की हत्या कर रहे थे, फिर आपने कुछ कह दिया, फिर कुछ कह दिया। ओवरऑल पहले ही मैं कह चुका हूँ, ठीक है ना, इसको इशू ना बनाए, पहले ही कह चुका हूँ। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, क्या उन्होंने मेरा स्टेटमेंट पहले नहीं सुना था? क्या आपने मेरा स्टेटमेंट पहले नहीं सुना था कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के कार्य कर रहा है, समाजवादी पार्टी और मैं उनके साथ नहीं हूँ। राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, मैं आपके बयान का, मैं आपके बयान को, मैं सिर्फ आपके बयान को टोक के कह रहा हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोलता। अरे मैं आपके बीच आपके बताइए, पहलगाम में फेलवर क्यों हुआ? पुलवामा पे पहलगाम उरी पे फेलवर हुआ? ठीक है सर, अपने वक्त में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। ठीक है अनिल जी, ठीक है सर, रुक जाइए। आपसे सवाल था, आपने जवाब दिया। अब राकेश जी की बारी है, उनको उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपका जो काउंटर होगा आप अपनी बारी में उन विषयों को रखिएगा। ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। पहलगाम पे फेलवर क्यों हुआ क्या आपने बताया? पुलवामा पे फेलवर क्यों हुआ आपने बताया? उरी पर पहलगाम क्या फेलवर क्यों हुआ आपने बताया? गुरदासपुर पे पहलगाम फेलवर हुआ बताया? अमृतसर पर फेलवर हुआ? वाह भाई वाह, पहले पिट लोगे फिर बाद में मान लेना, ये बहुत अच्छी नीति है आपकी। पहले आपके घर में घुस के मारेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है, इज्जत चली जाती है, इज्जत चली जाती है। और आपकी इज्जत को गिराने का काम ट्रंप ने कितनी बार किया है, कितनी बार किया है। आज भी ट्रंप कह रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ डाल रहे हैं। और कितनी बेइज्जती कराओगे? अरे आपकी पूरी इंटेलिजेंस। देखिए राकेश जी, अभी मैंने यही मुद्दा उठाया था। अभी मैंने यही कुछ लाइनें यही कही थी कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है ना राकेश जी, तो पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता है। अपूर्वा जी, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही स्टेटमेंट दिया था नहीं दिया था? आप बताइए कि हम समाजवादी पार्टी और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है। उन्हें संविधान के तहत जो भी सख्त से सख्त सजा हो मिलनी चाहिए, ये भी कहा था मैंने। अब 5 है, इनमें 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 100 है, सबको पकड़ना चाहिए, सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये कहा था नहीं कहा था? बस तो यही है। देखिए, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका यही होती है। लेकिन झांगुर बाबा 6 साल में, पिछले 8 सालों से 9 सालों से सरकार है ना, पिछले 6 सालों में
40 बार विदेश यात्रा कराया, पता ही नहीं चला। 6 सालों में 40 बीघा में खेती बना ली। अपूर्वा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, बात कंप्लीट हो जाए, 1 मिनट में बिल्कुल संक्षेप में राजेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। राकेश जी। अपूर्वा जी, आखिर वहां पर कितने डीएम रहे, कितने एसएसपी रहे, कितने लेखपाल रहे, कितने एसएचओ रहे, कितने इंस्पेक्टर रहे, इन सबके नाक के नीचे ये सब काम ठीक है, झांगुर बाबा ये अधिकारी भी कटघरे में आते हैं सर, ये अधिकारी भी कटघरे में आते हैं, लेकिन अभी विषय अगर हम उत्तर प्रदेश के तौर पर देखें तो बहुत संवेदनशील होता जा रहा है सर ये पूरा मुद्दा। क्या कार्रवाई की गई आज तक बताइए। ठीक है, ये भी कटघरे में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अनिल जी से हम जानेंगे, लेकिन 1 मिनट। ठीक है, नरेंद्र यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। ठीक है सर, की बात करेंगे, केवल विपक्ष से प्रश्न पूछेंगे। हर चीज के लिए दोषी समाजवादी पार्टी है, मैंने ये भी कहा था। ठीक है, कब तक समाजवादी पार्टी पर दोष कराएंगे? आपको अपनी गलतियां स्वीकार करने का समय नहीं है। आप अपनी गलतियां एक भी बार स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है राकेश जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र, यहां पर देखिए, शुरुआत में इस ग्रुप ने 50 लोगों को जोड़ा, इसके बाद करीब 20 कट्टरपंथी सदस्यों को चुना गया, फिर उनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए। नरेंद्र, वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं, यानी धर्म गुरुओं को टारगेट करने के लिए, उनकी किलिंग के लिए और लव जिहाद, इन तमाम चीजों तक पहुंचने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप चले हैं। जंगे जिहाद इन्होंने यहां पर बनाया, यानी अगर हम इनके टारगेट को छोड़ दें तो इनके स्टेप्स भी बहुत खतरनाक रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस या खुफिया एजेंसियां जब एक गिरोह को तोड़ती हैं, एक नाम से उनकी गतिविधियां होती हैं तो उस पर शिकंजा कसा जाता है, तो ये वही मॉड्यूल होते हैं। ये नाम बदलते हैं, कुछ चेहरों की नई भर्ती करते हैं और कुछ तरीका ये बदलते हैं और फिर वही काम करते हैं। इसमें जो इनपुट मिला है खुफिया एजेंसियों को, जाहिर तौर पर ये बहुत ही पुख्ता इनपुट रहा है, क्योंकि जो गिरफ्तारी की गई है इनपुट के आधार पे की गई है और जो इनको सबूत मिले हैं वो भी काफ़ी अहम हैं कि इस तरीके से गैर मुस्लिम धर्म गुरुओं को टारगेट बनाना उनका उद्देश्य था। ये साफ हो बता भी चुके हैं और एटीएस इसका खुलासा भी कर चुकी है जी। तो इस तरीके से देखा जाए तो माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश थी कि अगर किसी धर्म गुरु की हत्या हो जाएगी तो एक सांप्रदायिक उन्माद फैलेगा, तनाव फैलेगा और उससे कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा होगा। तो इस तरीके से इसका खुलासा हुआ है और भी तमाम ऐसे मॉड्यूल काम कर रहे होंगे। अब इस पे खुफिया एजेंसियां कब तक काम कर पाती हैं, या वो प्राथमिक स्टेज में होते हैं कि कुछ जांच में उनको पकड़ में ना आए, या कभी कभी होता है कि जांच एजेंसियां भी चूक जाती हैं और ऐसे मॉड्यूल काफ़ी पनप जाते हैं। जैसे छांगुर बाबा का ही मामला लीजिए कि कई बार विदेशों की यात्रा किया और इतनी सारी लड़कियों का उसने धर्म परिवर्तन कराया और किस तरीके से इसमें काम किया। तो अगर इसकी जांच होगी तो एक बड़ा नेटवर्क है, छांगुर बाबा ही नहीं तमाम इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी लपेटे में आएंगे जिन्होंने इनपुट रहते हुए कार्रवाई नहीं किया। किस वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं किया इसकी भी बात उठी थी और सरकार ने उस दौरान कहा भी था कि जो लोग इसमें शामिल होंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा, इनपुट मिलने पर कार्रवाई करनी होगी। अगर इस मामले में कोई जिम्मेदार है तो सरकार को उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी, जिससे एक मैसेज जाए कि जिम्मेदार अधिकारी अपने पदों पर रहते हुए किसी भी तरीके की लापरवाही न करें। ठीक है नरेंद्र, 2 महीने में किसी एक मिनट राकेश प्रजापति जी, राकेश जी 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए सर, राकेश जी सर 1 मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। सवालों के साथ में आऊंगी सर, सवालों के साथ में आऊंगी, चूंकि वक्त की भी कमी है हमारे पास, इसीलिए मैं क्लोजिंग कमेंट भी लूंगी सर, उसी में आप अपना जवाब भी दीजिएगा। सबसे पहले महाराज जी, ऐसे धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा था, ऐसे धर्म गुरुओं को मारने की प्लानिंग हो रही थी जो अपने बयानों से विवाद में रहते हैं, ताकि किसी एक धर्म गुरु की अगर हत्या हो जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में जो भूचाल आएगा वो संभाले नहीं संभलेगा। देखिए, कट्टरपंथी जिहादियों को यही सिखाया जाता है कि हिंदू धर्म गुरुओं को मारने के लिए एक ज्ञान दिया जाता है, हमारे बहन बेटियों को धर्मांतरण के लिए, बहन बेटियों को शिकार बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है।
ऐसे मैं आऊंगी राकेश जी, मैं आऊंगी सर, रुक जाइए। राकेश जी 1 मिनट सर, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। आप अपना भी क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार रखिए सर, बस 1-1 मिनट का मैं वक्त दे रही हूँ। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मेरा यही कहना है कि हिंदुस्तान में रहने का क्या लगता है ये समाजवादी पार्टी चलिए ठीक है, यानी यहाँ पर एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, और तभी ऐसे लोगों के, ऐसे कट्टरपंथियों के मॉड्यूल को यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका इस पूरे विषय को लेकर क्या रहेगा? क्योंकि अगर हम इनके स्टेप्स की भी बात करें, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह से ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, वो और भी ज्यादा खतरनाक है सर। शोएब, जब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए, आई आवाज? जी जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये मामला बहुत संगीन है, इसको बहुत संजीदगी से हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी लेंगे। यहाँ पे विपक्ष में जो पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर चाहे सेंट्रल लेवल पर हैं, इन सबको एक साथ आकर इस मसले का हल ढूंढना होगा। और ये जो फंडिंग जो बात चल रही, फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसका पता करना होगा। और खास करके इस तरह साजिशें कौन रच रहा है, जड़ तक जाने की जरूरत है सर, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर एटीएस की नजर अब सिर्फ इन 5 कट्टरपंथियों पर नहीं है, पूरे ग्रुप पर है, पूरे इनके मॉड्यूल पर है, और इस ग्रुप से जुड़े बाकी लोगों की भी पहचान हो रही है। अनिल गोयल जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार किस तरह से आपकी काम कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को अभी जिस तरह से एक साजिश के तहत दहलाने की जो पूरी साजिश चल रही थी, एक प्लान के तहत, वो फिलहाल नाकाम हो गया है। पूर्वा जी, मैं लेकिन खतरा टला नहीं है अनिल जी, ये चीज भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भले ये गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। बिल्कुल खतरा नहीं टला, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम इसी डिबेट पर रहना चाहते थे। ये पहलगांव और पुलवामा पहुंच गए, उरी पर पहुंच गए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, हमने हर चीज का जवाब दिया। इन्होंने पिटने के बाद जवाब दिया। इन्होंने 26/11, इनकी एनडी की गवर्नमेंट, इनकी गठबंधन गवर्नमेंट की, मुंबई के अंदर 26/11 में जो अटैक हुआ, अटैक होने के अंदर 175 लोग हमारे मारे गए। और हमारी सेना चाहती थी हम अटैक करें, चिदंबरम जो वहां के गृह मंत्री थे वो चाहते थे अटैक करें, लेकिन इनकी मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के, विदेशी ताकतों के दबाव में आकर के देश की भावना की चिंता नहीं करी, देश की चिंता नहीं करी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं करी, और उसका बदला नहीं लिया। ऐसे जो बुज़दिल लोगों की सरकार थी, उससे ज्यादा बुरा दिन नहीं आ सकता। एक बात। दूसरी बात, आज अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ये सतर्क नहीं होती, तो बहुत बड़ा कांड होने से बचे मतलब बहुत बड़ा कांड होता है जिससे हम बचे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार कितनी सजग है। हम किसी भी कीमत पर कोई भी जीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष धर्मांतरण चुप हो जाते हैं। अनिल जी, चूंकि वक्त की कमी है सर, क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं मैं सर। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने की भी जरूरत है, और यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि खतरा अभी टला नहीं है। राकेश प्रजापति जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका, विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका हमें देखने को मिलेगी? अपूर्वा जी, आपने पूरा जवाब तो सुना नहीं, इनको फिर सर वक्त की कमी है सर, इसीलिए मैं संक्षेप में जवाब चाह रही हूँ। अपूर्वा जी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा था, आखिर बार बार आप एक बात कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। उन हिंदू धर्मगुरुओं का जो विवादित बयान देते हैं, आखिर ये विवादित बयान देने वाले धर्मगुरुओं पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग लगातार बयान देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी। लेकिन मुझे ये बताओ, धर्मांतरण होना चाहिए नहीं, आपको है या नहीं है? आप हिंदू बेटियों को बेचना चाहोगे, धर्मांतरण करवाओगे? ठीक है, बहुत मर्जी के साथ सभी मेहमानों को यहाँ पर रोक सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज की इस बहस में हमने ये तो जान लिया है कि जिस तरह से ये जो 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, ये जो कट्टरपंथी गिरफ्तार हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद भी खतरा अभी उत्तर प्रदेश से टला नहीं है। और ये लड़ाई सिर्फ एटीएस या सरकार की नहीं है, ये लड़ाई उस राज्य के, उस देश के हर एक नागरिक की है जो सनातन को लेकर, समाज को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर सजग है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था बरेली घटना के बाद कि किसी को भी ये भूलने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। इन कट्टरपंथियों को भी भूलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ और ये लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।